नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपको स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपी पीसीएस जो मेंस है उसका सिलेबस डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसमें हम देखेंगे आखिर मेंस का क्या पैटर्न है और कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, कितने जीएस पेपर हैं, क्या निबंध में क्या-क्या पूछा जाता है, कौन-कौन से टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस जो है किसी भी लक्ष्य के लिए एक रास्ता होता है। रास्ता मतलब जैसे मान लीजिए आपको प्रयागराज से प्रयागराज से लखनऊ जाना है, तो प्रयागराज से लखनऊ जाने के लिए जो एक रास्ता बना होगा, उसे कहते हैं सिलेबस। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के लिए, उस लक्ष्य को पहुँचने के लिए सिलेबस जो होता है एक आपका पथ होता है। और जो प्रीवियस ईयर हो पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू जो होता है इसका मार्गदर्शक होता है। इसका क्या मतलब है कि पीवाईक्यू से हमें ये आइडिया लगता है कि आयोग के पूछने का नजरिया क्या है, आयोग कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी रास्ते को समझेंगे, क्योंकि अगर जिस समय का कहीं आपको जाना होता है, अगर उसके रास्ते को समझ लेते हैं, आपको वहाँ उस लक्ष्य तक पहुँचना आसान हो जाता है। उसी उसी हिसाब से आज हम उसी लक्ष्य को देखेंगे, हमारे अपने रास्ते को देखेंगे। आखिर ऐसे क्या पढ़ लें, ऐसे क्या कर लें ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच जाएँ। ठीक दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम यूपी पीसीएस के जो मेंस का सिलेबस सेगमेंट है उसके बारे में। आपको पता है दोस्तों क्या कि जो पीसीएस है, जो पीसीएस मेंस में एक 6 जीएस के पेपर होते हैं, सॉरी जीएस जीएस के 6 पेपर होते हैं, यानी जीएस फर्स्ट, जीएस फोर्थ, जीएस सेकंड, जीएस थ्री, जीएस फोर, जीएस फाइव, जीएस सिक्स। ठीक है। उसके बाद उसके पहले निबंध और ऐसे एक हिंदी का पेपर होता है। तो इसमें देखेंगे जो हिंदी होता है दोस्तों, हिंदी कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो दिए हुए खंड में एक मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें आपको उसके कुछ आंसर देने पड़ेंगे। उसका संक्षेपण यानी कुछ आपको पैराग्राफ दिया जाए, कुछ संक्षिप्त करना पड़ेगा। फिर उसके जो तीसरा टॉपिक होगा, सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्र लेखन या तार लेखन वाली चीजें, तार लेखन, कार्यालय आदेश या सूचना पत्र जिसे या सर्कुलर जिसे कहते हैं, परिपत्र जिसे कहते हैं, ये लिखना होता है। चौथा जो होता है इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे शब्द को प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनीय शुद्धि, ये सब आपके लिए होते हैं। फिर इसके बाद लोकोक्ति मुहावरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसके टॉपिक है? हिंदी में टॉपिक आते हैं जो ग्रामेटिकल रूप से आते हैं। उसके बाद निबंध आता है। निबंध क्या होते हैं दोस्तों? निबंध जो होता है आपका, ये भी 150 नंबर का होता है और इसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 मतलब 50-50 नंबर के, 50 का एक रहेगा, 50 का एक रहेगा, 50 का एक रहेगा। यानी निबंध जो होगा हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू किसी में भी भाषा में आप लिख सकते हैं। इसी में ध्यान देना है, इसमें 3 खंड होते हैं और एक विषय पर 700 शब्दों में लिख सकते हैं। यानी एक जो एस्से लिखे, मान ली 3 एस्से, पहला जो एस्से होगा, कोई भी एस्से जो होगा 700 शब्द में, इसका भी 700 शब्द में, इसको भी 700 शब्द में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और 700 शब्द के लिए 50 मार्क होंगे और 50 मार्क जो लिखे निर्धारित किए गए हैं, और हर खंड के अलग अलग विषय हैं। जैसे खंड एक में क्या है, साहित्य और संस्कृत बारे में आपको निबंध लिखेंगे, और या फिर सामाजिक क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं। खंड ख क्या है? खंड ख में विज्ञान या पर्यावरण, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र, व्यापार, कृषि, उद्योग। ठीक। अगला क्या है? खंड ग में क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि के बारे में, या राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं या योजनाएं। इसका क्या मतलब है? इन जैसे 3 खंड दिया गया, तीनों खंड में से अगर देख लिया जाए, खंड का, खंड खंड ख, खंड ग, इनमें से किसी एक, इसमें से एक, इसमें से एक को आप विकल्प चुनाव करके आपको निबंध लिखना पड़ेगा। और सबके कितने मार्क है? इसके भी 50 मार्क होंगे, इसके भी 50 मार्क होंगे और इसके भी 50 होंगे। सब समय सीमा कितनी होगी? 700, 700 और 700। इसके बाद दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला आता है। आपको पता है दोस्तों, इसमें जो होता है, जैसे अगर आप यूपीएससी सिलेबस देखे होंगे, यूपीएससी वाला, तो उससे ओवरऑल लगभग चीजें मिलती हैं, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन है। जैसे पहला टॉपिक क्या है? भारतीय संस्कृत के इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक।
क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें ध्यान, ज्यादातर ध्यान देना है आपको आर्ट एंड कल्चर पे। किसमें? आर्ट एंड कल्चर पे। कैसे? इसमें कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में इसमें पूछा जाता है, जिसमें आपको नृत्य आ जाएगा, लोक नृत्य और साहित्य और वास्तुकार वगैरह, जो जितने स्थापत्य कलाएं हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास आता है, ध्यान देना है। आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और समस्याओं की चर्चा की जाती है, जिसमें व्यक्तित्व में जैसे जो प्रमुख लीडर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। घटनाएं जैसे 1857 की क्रांति हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, कुछ भी हो गया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कहां से कहां तक है दोस्तों? 1957 तक, इसे संशोधन के लिए 1957 तक है। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। आप कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण के मतलब ये हो गया, जैसे गांधीवादी चरण है, उदारवादी चरण है, कांग्रेस के चरण है, या फिर इधर विभिन्न चरणों में इतिहास को बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1965 तक का जो इतिहास लिखा है, इसका क्या मतलब है? आपको पता है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत से राज्य या उसमें विखंडित था, कई ऐसे रियासतें थी जो भारत की हिस्सा नहीं थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्या टाइप, इसमें दोस्तों विश्व का इतिहास पढ़ना है। विश्व के इतिहास पे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, खास करके हमें जो 20वीं शताब्दी के मध्य से जो घटनाएं घटित हैं, वहां से 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का, कहां से 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक की जो मध्य घटनाएं घटी हैं वही पूछिए। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है दोस्तों? फ्रांस की क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, विश्व युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों होता है, राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन, इसका क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा, जैसे इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, ये सब इटली, ये सब जो घटनाएं होती है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद मतलब है इसी चक्कर में जो साम्राज्यवाद की नीतियां पड़ी हैं, इसके बारे में पढ़ना कि क्या उसके दर्शन थे। फिर कुछ दार्शनिक, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब के बारे में भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ शुरू होता है इंडियन सोसाइटी का टॉपिक। इंडियन सोसाइटी में क्या है दोस्तों? भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं पूछी जाती हैं। अगला क्या है टॉपिक? महिला समाज, महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या, समृद्धि, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याओं के बारे में बात किया जाता है। फिर उसके बाद जो टॉपिक होता है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके बारे में बात की जाती है। और प्लस कहा जाता है भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था और समाज की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे हम एलपीजी के रूप से जानते हैं, इसके एलपीजी के रूप में जानते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एक टॉपिक बना है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन दक्षिण पूर्व एशिया में, इसका मतलब क्या है? आपको विश्व को जो प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन से, जल हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, कहाँ कहाँ? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, यानी भारत के संदर्भ में जो संसाधन पाए जाते हैं, इसके बारे में ज्योग्राफी, यहाँ से आपको ज्योग्राफी शुरू हो जाता है, ध्यान देना है। उसके बाद कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो गई, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधारा, ये सब भी आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्या है? भारत के समुद्री संसाधन, समुद्री संसाधन मतलब क्या है दोस्तों? और उसकी संभाव्यता, इसका क्या मतलब? चूंकि भारत में क्या है, लगभग 7500 किलोमीटर तट है, तो 7500 किलोमीटर जो तट है, इसकी क्या संभावना है भारत के, इसका क्या लाभ है, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके मानव प्रवासी, यानी विश्व में शरणार्थी समस्या जो है, क्योंकि इन दिनों क्या है, बहुत ज्यादा समस्याएं फैले हुई हैं, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ध्यान देना है। ठीक है। और सीमांत और सीमाएं, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत से फ्रंटियर होते हैं, पहले फ्रंटियर हुआ करते थे, उसके भी बारे में पूछा जाता है। ठीक है। जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण और स्मार्ट ग्राम, इसके बारे में पूछा जाता है। समान अध्ययन टूम क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की विशेषता, कौन कौन से ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर इसी में उच्चतम न्यायालय की इसकी भूमिका पूछा जाता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय की क्या, उसके विकास में जैसे तरह तरह जो डिसीजन दिया है, सगरी प्रसाद, गोलकनाथ, तमाम जो डिसीजन दिए गए हैं उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्या? संघ एवं राज्यों के कार्यों के उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, यानी इसमें ध्यान देना है
कि जो संघ और राज्य रिलेशन इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लस इसमें स्थानीय स्तर पर जो शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है उसके भी बारे में चर्चा की जाती है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या करना है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में, वित्त आयोग जो है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद शक्तियों का पृथकीकरण किसके किसके बीच में होता है, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, उदय और उनका उपयोग, भारतीय संवैधानिक योजनाएं, प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। इसकी ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक आ गया, यहाँ से शुरू होता है। संसद और राज्य की विधायिका संरचना कार्य, संसद की जो संसद का और राज्य विधायिका जो संरचना है उनके कार्य शक्तियों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। उसके बाद क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभाग, ये सब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके जनप्रतिनिधि अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे, हर समय आपसे पूछे जाते रहे। जितने टॉपिक है वहां से आपको कुछ कुछ तैयारी करना है, टॉपिक आपकी एक पर्टिकुलर नोट होना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहे। विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्तियां, शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई है। तो चर्चा करना है आपसे सांविधिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, मतलब जैसे क्या है निकाय, जैसे क्या नाम है, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ये सब क्या है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, जो सरकारी नीतियां होती है उसके बारे में। फिर विकास के प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका वगैरह, और स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न जो समूह होते हैं उनके बारे में बात की गई है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या है, 13वां टॉपिक क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इसे सोशल जस्टिस, यहाँ से सोशल जस्टिस टॉपिक शुरू होता है। कौन सा, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यहाँ शुरू हो जाता है। फिर इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के बारे में भी बात की जाती है। अगला क्या है, गरीबी, भूख, ये भी क्या सोशल जस्टिस के बारे में है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, गरीबी क्या है, भूख क्या है, इसके समझना पड़ेगा। और फिर क्या है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के संदर्भ में ई गवर्नेंस का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र में उभरती हुई पवित्र सिविल सेवाओं की भूमिका, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ सबसे प्रश्न हाथ में, मतलब जो टॉपिक है हर टॉपिक से एक प्रश्न बनेगा आपको, पीसीएस की यही तरीका है पूछने का। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश, आईआर यहाँ शुरू हो जाता है। द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक समूह से जो संबंध इसका, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के हितों प्रवासी जो, यानी जो रेमिटेंस वगैरह मिलता है, जो भारतीय मूल के लोग जाते हैं रहते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मंच है, उनके बारे में, उनका जो अध्यादेश है, उनका जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में बात करना है इसमें। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक जो घटनाएं जो अभी करंट में हो रही हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, समान अध्ययन प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना है। और फिर सतत विकास सूची है, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास। फिर क्या है, सरकार के बजट और अव्यय, जो कि बजट वगैरह जो होता है उससे प्रश्न मेंस में बनते हैं। प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की जो फसलें वगैरह होते हैं उनकी प्रमुख फसलों, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां और सिंचाई प्रणाली, कृषि के उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसान की सहायता हेतु तकनीक, इसके बारे में चर्चा की गई है और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान, डीबीटी जिसे कहते हैं, हमने पढ़ा होगा, सरकार बहुत कहती दावा करती है मैंने इतना डीबीटी दी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। ठीक, पीडीएस, इसे पीडीएस कहते हैं, सॉरी पीडीएस, इसके बारे में, इसके उद्देश्य, क्रियान्वयन पर सीमाएं, मतलब क्या 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 कमियां हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। ये है एलपीजी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और के प्रभाव, यानी एलपीजी जो प्रभाव पड़ा है इससे क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में पढ़ना पड़े। आधारभूत संरचना, जैसे कौन कौन सी ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के यहाँ से साइंस शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के दैनिक क्या प्रयोग है, मतलब ये नहीं पूछता आपको रॉकेट कैसे बनता है, ध्यान देना है, साइंस टेक का मतलब ये नहीं आपसे रॉकेट कैसे बनता है, बस यही पूछेगा इसका क्या उन प्रयोग है। ठीक है, भारत एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत में उपलब्धियां, भारत ने क्या किया है ताकि
प्लस प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, यानी कि जो विदेशी तकनीकियां हैं उसको हमने भारत में कैसे डेवलप किया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतरिक्ष, ध्यान देना, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा के स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, इन सब के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, है क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण और पर्यावरण संघात आकलन, इन सब के बारे में भी आपसे बात की जाती है। फिर क्या है, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा की चुनौतियों के रूप में आपदा उपशमन, ये सब की बात की जाती है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां और आणविक प्रसार के मुद्दे, यानी जो परमाणु प्रसार की नीति है ना भारत की, उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें और क्या क्या है, साइबर नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। अगला तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत को तथा संगठित अपराध, इन सब के बारे में क्या 16वां टॉपिक, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है, ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या है, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रशासनिक सामर्थ्य, भारत उच्च रक्षा संगठन, 17वां टॉपिक है, इसके बारे में पूछा जाता है। और कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और यहाँ से आपको चीजें ये तैयार रखना पड़ेगा। आगे क्या है दोस्तों, अगले चौथा पेपर है, इसमें क्या है, नीति शास्त्र, मानवीय अंतर संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, नीति शास्त्र का 7 तत्व और इसके परिणाम, नीतिगत आयाम, क्या आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंध, ये है दूसरा टॉपिक जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। इसके तहत क्या है, संरचना, कार्य, विचार, आचरण, परिपेक्ष, इसका प्रभाव, इसके बारे में सब चर्चा की जाती है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगला जो तीसरा टॉपिक है, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। संवेग बुद्धि, यानी जिससे हम भावनात्मक बुद्धि क्या कहते हैं, भावनात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके आयाम, प्रशासन में इसका योगदान, ये सब आपसे पूछा जाएगा। भारत में विश्व में नैतिक विचारक जो होते हैं, जो हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। लोक प्रशासन में लोक प्रशासन, लोक या सिविल सेवाओं के मूल्य तथा नीति शास्त्र, इसके बारे में आपसे पूछा, जिससे क्या जिससे सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन स्रोत के रूप में नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन एवं नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अभी चलते हैं शासन में ईमानदारी, ये बहुत ही मतलब रोचक टॉपिक है अपने आप में। लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार और सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित जो होता है, क्या नाम इसका, केस स्टडी जिसे हम कहते हैं, इन्हीं सब पे आधारित होता है। ठीक दोस्तों, 5वां पेपर। दरअसल दोस्तों पहले जो ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल कोटा क्या कर दिया गया है, 5वां 6वां नया पेपर जोड़ दिया गया है। इसके बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, यूपी का इतिहास और सभ्यता, संस्कृत और प्राचीन नगर। उसके बाद क्या है, वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय और अभिलेखागार। ठीक दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी के व्यक्तित्व और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी जनजातीय मुद्दे पर त्योहार, मेले, इन सब के बारे में बात करना है। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और विधान परिषद, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बात करना है, आपसे चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी और उच्च न्यायालय के बारे में बात करना है। फिर उत्तर प्रदेश विशेष राज्य मानदंड, चयन, राजभाषा, संचित, आकस्मिक नीति और राजनीतिक दलों के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन जो है या फिर पंचायती राज जो है, इसके बारे में चर्चा करना है आपसे। शासन सुदृढ़ीकरण, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस के बारे में चर्चा करना है आपसे। फिर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार, ध्यान देना है, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर जैसे आपको लगेगा, दोनों को मिला के ऐसे 5वां पेपर बनाएगा, वो पीयूपी स्पेशल के संदर्भ में। ठीक है, आगे चलते हैं। उग्रवाद, प्रसार और विकास के बीच संबंध, वाह्य राज्य एवं अंतर राज्य संक्रिय को
आंतरिक सुरक्षा के चुनौतियां, इन सब के बारे में, साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाने का नियम, ये सब ध्यान देना है। विभिन्न सुरक्षा, इसमें ध्यान यूपी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी क्या, कानूनी व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे, ये भी आप, ये हेल्थ से संबंधित इशू हो गया, या जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की समसामयिक की घटनाएं, जल शक्ति मिशन अलग से दिया गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, कायदे से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के मुद्दे और योगदान, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर उत्तर प्रदेश में नवाचार, इससे संबंधित मुद्दे, समाज और रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों छठवां पेपर शुरू होता है। इसमें क्या, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य और अर्थव्यवस्था, राज्य का बजट, उसकी मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं और उनको नियोजित विकास, मानव संसाधन के बारे में बात करना है, कौशल विकास के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश के लोक वित्त, राजकोषीय नीति और कर, आर्थिक सुधार, एक जिला और एक उत्पाद नीति के बारे में बात करना है आपसे। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश जननांकीय, जनसंख्या और जनगणना। उत्तर प्रदेश की कृषि, व्यवसायीकरण और कृषि फसलों के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र के विकासीय सूचकांक। फिर उत्तर प्रदेश का भूगोल, कौन कौन से भौतिक उच्चावच संरचनाएं, जलवायु, सिंचाई, खनिज, इस सब के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, संसाधन और अधोसंरचना, प्रदूषण, पर्यावरण मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण के बारे में बात करना है। प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वायु, वन, घास के बारे में बात करना है। जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र संरचनाएं, कार्य समायोजन और जीव जंतु के बारे में बात करना है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान तकनीकी मुद्दे, प्रसार और प्रयत्न के बारे में बात करना है। मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे, इन सब के बारे में बात करना है। फिर उत्तर प्रदेश विकास में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बारे में बात करना है। दोस्तों ये आपका टॉपिक जो है यूपी पीसीएस और सॉरी मेंस का टॉपिक है, सिलेबस है, जिसके हम एक प्रकार से हल्का से एक नजर देखें। दोस्तों आपके लिए मैं नए साल में यूपी पीसीएस मेंस के लिए फ्री, ऐसा फ्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।